हाँ तो बेटा आज का टॉपिक है तुम्हारा फंक्शन। ठीक है, ये कि कैलकुलस का पहला टॉपिक है ना, पहला आर्टिकल है कैलकुलस के लिए। तो अच्छा मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि कैलकुलस में जो भी हम पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझना। कैटेगराइजेशन के बाद में इसको देखेंगे। कैलकुलस को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका डिफरेंशियल, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस हो जाएगा और एक होता है बेटा इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में टॉपिक्स देख लेना। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है इसमें फंक्शन। ठीक है, फिर आता है बेटा इसमें लिमिट्स, फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन आएगा बेटा, फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये 5 टॉपिक्स हैं कुल मिला के आपके डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा फंक्शन से रिलेटेड। तो फंक्शन के बाद लिमिट्स पढ़ेंगे, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको एओडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस पे आओ। तो इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहले आप पढ़ोगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा इसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर इसके अंदर आता है बेटा इसी में एरिया अंडर कर्व, और लास्ट इसमें आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो कुल मिला के कैलकुलस को इस तरीके से आप समझ लो, ये है पूरा कैलकुलस जिसका फाउंडेशन टिका हुआ है पूरा फंक्शन के ऊपर, और यही आज का टॉपिक है हमारा। तो मेरी बात को समझना, इसमें कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं वो हम लोगों को डिस्कस करनी है प्रॉपर तरीके से। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो इसको समझो, कैलकुलस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में 5 पार्ट्स हैं आपके, फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। मतलब ये सारे टॉपिक्स आपके किस पर डिपेंड करेंगे, फंक्शन पर। इसी तरीके से इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किसका किया जाता है, किसी न किसी फंक्शन का किया जाएगा। इसी तरीके से एरिया अंडर कर्व में भी आपको फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी किसी फंक्शन से ही रिलेट होती है। तो तुम ये मान के चलो कि पूरे कैलकुलस का बेस होता है ये। ठीक है, तो पूरे कैलकुलस का क्या है, बेस है। तो हमको इसको बेटा बहुत सही तरीके से समझना है इसको। तो पहले आप लोग इतनी बात लिख लो, फिर उसके बाद की कहानी बताता हूँ। तो पूरे कैलकुलस में बेटा आपको ये ठीक ठाक तरीके से समझना है आर्टिकल। देखो मेरी बात इसमें क्या है, तो देखो फंक्शन की अगर बात की जा रही है बेटा, फंक्शन की आपसे बात की जाती है, तो फंक्शन एक तरीके का मशीन होता है। ठीक है, एक मशीन जो कि सर्टेन इनपुट लेने के बाद में एक करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करता है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो, कोई भी मशीन हो वो हर इनपुट एक्सेप्ट नहीं करती है, वो डिफाइन करता है कि मशीन किस तरीके की है। इलेक्ट्रिकल मशीन है
या पेट्रोल से चलने वाली मशीन है या विंड से चलने वाली मशीन है, तो मशीन डिसाइड करेगी व्हाट वुड बी द इनपुट। तो इस वजह से इसमें क्या होता है कि मशीन तो है ये, तो मशीन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी जनरेट होता है, लेकिन हर इनपुट एक्सेप्टेबल नहीं होता हर मशीन में। वो मशीन का इंटरनल मैकेनिज्म डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट इसमें आएगा और कौन सा इनपुट रिजेक्ट होगा। तो सबसे पहले एक सिंपल सी लाइन में समझो कि फंक्शन के बारे में अगर बोला जा रहा है तो इसको तुम लिखते हो स्पेशल टाइप रिलेशन। A special type of relation, a special type of relation। अब मेरी बात समझना, काफ़ी बच्चों को रिलेशन के बारे में नहीं पता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें सिंपल सी एक चीज़ बताऊंगा, अभी उससे समझ में आ जाएगी रिलेशन का मतलब क्या होता है। रिलेशन का मतलब होता है बेटा कि जब भी हम दो वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ में लिंक करते हैं किसी डेफिनेशन वाइज, उसको रिलेशन बोलते हैं। तो जैसे मान लो तुमने क्या किया कि y बराबर log x, तो आपने x को y से लिंक कर दिया, किस डेफिनेशन की हेल्प से? log की डेफिनेशन की हेल्प से। इसी तरीके से y इक्वल्स टू मान लो तुमने लिखा 3x + 4, तो ये आपने x और y को लिंक कर दिया किसकी डेफिनेशन की हेल्प से? लीनियर स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। इसी तरीके से y बराबर मान लो तुमने sin x लिखा, तो तुमने x और y को लिंक कर दिया किसकी डेफिनेशन की हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? एक लिंक हैं बेटा। तो x और y को आपने लिंक किया किसी डेफिनेशन के हिसाब से, उस डेफिनेशन या उस लिंक को बोला जाता है रिलेशन। बस सिंपल सी बात है, मैं अभी इतना समझो जिससे कि फंक्शन समझ में आ पाए आपके। तो ये आपने सब क्या किया? लिंक इस्टेब्लिश किया किसके बीच में? दो वेरिएबल्स हैं आपके बीच में, एक तो y है और एक x है। y को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जबकि x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि x की वैल्यू आप रखते हो और उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y जनरेट होता है। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है बेटा? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लिंक तो इस्टेब्लिश होगा, लेकिन उस लिंक में कोई ना कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगेंगी। यानी कि इसमें सिंपल बात समझो कि रिलेशन का फर्दर सब कैटेगरी में आता है फंक्शन। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि हर फंक्शन रिलेशन होगा, हाँ 100% होगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन होगा? नहीं। वो दो कंडीशन क्या है जो रिलेशन को फंक्शन बनाती हैं? सबसे पहली कंडीशन ये है बेटा, for each value of x, there should be single output, single value of y। For each value of x there should be single value of y। और दूसरी कंडीशन इसमें होती है फॉर मोर देन टू वैल्यूज ऑफ x there could be single and unique output। देखो ये दोनों लाइनें हैं जो आपकी रिलेशन को क्या बना देती हैं? फंक्शन बना देती है। मतलब मान लो क्या दे रखा है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी सिंगल वैल्यू ऑफ y। सिंगल वैल्यू का मतलब क्या है बेटा? कि आप अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, उस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोला जाएगा जिसके केस में कोई वैल्यू देने पर कोई आउटपुट जनरेट ना हो।
ठीक है। आपने अगर कोई इनपुट उसमें प्रोवाइड किया है तो 100% कोई ना कोई आउटपुट आपका आना चाहिए फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। तो पहली बात तो ये होगी, सिंगल आउटपुट जनरेट होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, सिंगल आउटपुट का मतलब समझ रहे हो तुम? सिंगल वैल्यू ऑफ वाई का मतलब है बेटा कि एक से ज़्यादा वैल्यू जनरेट नहीं होनी चाहिए। मान लो तुमने एक्स की एक वैल्यू रखी तो इसके करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो फंक्शन की कैटेगरी में आएगा कि एक इनपुट रखने पर एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर एक इनपुट रखने पर दो डिफरेंट आउटपुट आ जाते हैं तो ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये तो पहली लाइन की बात हो गई। दूसरी चीज क्या है? फॉर मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स देयर कुड बी सिंगल आउटपुट और यूनिक। यानी कि बेटा एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट जनरेट होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। काउंटिंग वाइज एक ही आउटपुट आना चाहिए, लेकिन एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट अगर जनरेट हो रहे हैं तो ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन इस सेकंड पॉइंट का क्या कहना है कि अगर एक से ज़्यादा इनपुट हैं तो एक से ज़्यादा इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ सकता है, तो ये फंक्शन की कैटेगरी में है। मतलब 3 वैल्यूज मान लो डिफरेंट वैल्यू है x1, x2, x3 और इन तीनों के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है y, तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। ये फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। इस तरीके से अगर 3 डिफरेंट इनपुट देने पर सेम आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक इनपुट देने पर 2 डिफरेंट आउटपुट नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो बस इसमें फॉर अ सिंगल इनपुट देयर कुड बी अ सिंगल आउटपुट यानी कि y, और फॉर मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x देयर कुड बी अ सिंगल आउटपुट। तो ये दोनों ही कंडीशन फंक्शन होने का एक तरीके से प्रमाण है जो रिलेशन को किस में कन्वर्ट करा देंगी? फंक्शन में, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दूंगा, अभी पहले आप लोग इतनी बात लिख लो। बेटा कुछ डेफिनेशन जो है वो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे आपको, ठीक है ना। अभी मैं बता देता हूँ, ये दोनों पॉइंट्स के बारे में आपसे काफ़ी डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। देखो बड़ा सिंपल सी बात समझो। एक जैसे मान लो तुम्हारे पास में 2 फंक्शन ले लेते हैं हम, है ना। 2 फंक्शन क्या, 2 लिंक ले लेते हैं अलग अलग रिलेशंस के। तो पहला लिंक है y² बराबर x और दूसरा लिंक है x² बराबर y। ये लिंक है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है। ये दोनों रिलेशन है बेटा, ये दोनों ही किस कैटेगरी में जाएंगे? ये दोनों ही क्या है? रिलेशन है। अब बस हमको ये देखना है कि कौन सा इसमें रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो हमारी ये दोनों कंडीशन के बेसिस पे चेक करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर देखो फंक्शन को अगर देखना चाहो तुम, y बराबर ये लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी रखते हो, जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने ये रखी यहाँ पर 4, तो x की सिंगल वैल्यू आप रख रहे हो, एक ही वैल्यू रख रहे हो। x की वैल्यू जब आप 4 रखोगे तो y² बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? ±2। तो यानी कि ये सिचुएशन कैसी बन गई बेटा कि 4 रखने पर y कितना आ गया? 2 डिफरेंट वैल्यूज आ गई, एक 2 आ गई और एक -2। तो ये फंक्शन की कैटेगरी से बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ देखो कंडीशन, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आना चाहिए। यहाँ एक इनपुट देने पर 2 आउटपुट जनरेट हो गए, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब रही बात इसकी, यहाँ पर देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पर आप x की वैल्यू 4 रखो, सेम काम। तो यहाँ पर y बराबर 16 हो जाएगा। तो देखो सिंगल इनपुट आपने क्या दिया? 4 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है? 16।
देखो कैटेगरी देखो, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आना चाहिए, ना ही एक से कम ना ही एक से ज़्यादा। तो आपने 4 दिया तो 16 आ गया, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। दूसरी चीज़ इस बात को समझो कि दूसरे पॉइंट पर अगर आते हो आप, तो यहाँ से आपको ये बात भी समझ में आएगी कि इसमें दो डिफरेंट इनपुट पर भी सेम आउटपुट आ सकता है। जैसे मान लो x की वैल्यू एक बार रखो 2 और x की वैल्यू एक बार रखना -2, ये दो डिफरेंट वैल्यू है बेटा। ये मान लो x1 है और ये वैल्यू कितनी है x2, तो इसके करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा, रखो ऊपर 2 -2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी y भी कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ से क्या बात समझ में आ गई कि दो डिफरेंट इनपुट आपने दिए, तो दो डिफरेंट इनपुट पर अगर सेम आउटपुट जनरेट हो जाए तो भी ये फंक्शन की कैटेगरी में आता है। यानी कि दो डिफरेंट इनपुट देने पर तो सेम आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक इनपुट देने पर दो डिफरेंट आउटपुट नहीं आ सकते। ये दोनों बातों को ध्यान रखना। यानी कि 2-3 डिफरेंट इनपुट देने पर तो सेम आउटपुट आएगा, आ सकता है, वो फंक्शन में कहलाएगा, लेकिन एक इनपुट देने पर 2 या 3 डिफरेंट आउटपुट नहीं आने चाहिए। तो इसको, तो ये चीज़ जो लिखी हुई है वो तो फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। यानी कि ये दोनों ही रिलेशन थे, लेकिन ये फंक्शन की कैटेगरी में चला गया और ये फंक्शन की कैटेगरी से बाहर हो गया इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से। फॉर अ सिंगल इनपुट देयर इज सिंगल आउटपुट, नॉट मोर देन 1 नॉट लेस देन 1 काउंटिंग वाइज। और दूसरी चीज़ क्या है, फॉर मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x देयर कुड बी अ सिंगल आउटपुट। यानी कि x की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए भी सेम और सिंगल यूनिक आउटपुट आ सकता है। तो ये दोनों पॉइंट्स और ये इस तरीके से ये ग्राफ से आप समझ सकते हो इस बात को। ठीक है, एक बार देख लो, फिर और भी इसमें करा देता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है हमको। यही दोनों पॉइंट्स हैं जो डिस्टिंग्विश करेंगे चीज़ों को। ठीक है बेटा, तो देखो और भी इसमें चीज़ें समझते हैं। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो कंडीशन बेसिस पे तुम अगर बात करते हो तो तुम कह सकते हो कि इस तरीके की जो चीज़ें बन रही हैं, इस तरीके से अगर कुछ आता है, यानी कि x1 x2 x3 और सिंगल y आ रहा है, तो ये तो फंक्शन कहलाएगा। जबकि ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। बस इतनी सी बात समझो। फॉर मोर देन 1 इनपुट देयर कुड बी अ सिंगल आउटपुट, नॉट फॉर अ सिंगल इनपुट देयर कुड बी अ मोर देन 1 इनपुट। ये बात आपको समझनी है। बाकी यूनिक वाली बात तो मैंने बता ही दी आपको कि एक इनपुट दिया आपने, उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आ गया। फिर दूसरा इनपुट दिया, उसके करस्पॉन्डिंग काउंटिंग वाइज दूसरा आउटपुट आ गया। तीसरा इनपुट दिया, उसके करस्पॉन्डिंग काउंटिंग वाइज तीसरा आउटपुट आ गया। तो ये भी फंक्शन की कैटेगरी में हो जाएगा। ठीक है, और ये भी फंक्शन होगा बेटा, एक इनपुट पर एक आउटपुट, एक इनपुट पर एक आउटपुट, एक इनपुट पर एक आउटपुट, इस तरीके से। यहाँ पर देखो, इस बात को समझो कि मान लो तुमने कोई इनपुट दिया और कोई बेटा आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, तो कोई आउटपुट जनरेट नहीं हुआ तो ये भी फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब इनपुट देने पर आउटपुट आना चाहिए, ना ही एक से कम ना ही एक से ज़्यादा। देखो यहाँ पर तो एक से ज़्यादा आ रहे हैं आउटपुट, जबकि यहाँ पर
कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। फॉर अ सिंगल इनपुट देयर शुड बी अ सिंगल आउटपुट, तो एक इनपुट देने पर एक ही आउटपुट आना चाहिए, ना ही एक से कम ना ही एक से ज़्यादा, तो ये दोनों ही कंडीशन फंक्शन नहीं है। यहाँ देखो एक ही आउटपुट आ रहा है काउंटिंग वाइज, और काउंटिंग करी जाए तो x1 के करस्पॉन्डिंग एक ही आया है, x2 के करस्पॉन्डिंग एक, काउंटिंग वाइज बेटा यूनिक है वो बात अलग है, लेकिन एक ही जनरेट हो रहा है, एक से ज़्यादा नहीं हो रहे काउंटिंग वाइज, ठीक है। तो x1 के करस्पॉन्डिंग y, x2 के करस्पॉन्डिंग y, x3 के करस्पॉन्डिंग y, तो ये फंक्शन की कैटेगरी है, ये भी फंक्शन की कैटेगरी है, ये दोनों फंक्शंस की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। देख लो एक बार, ये बस 2 पॉइंट्स हैं आपको जो ढंग से समझने हैं, जो कि रिलेशन को फंक्शन से क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। रिलेशन को फंक्शन से अलग यही दोनों पॉइंट्स करते हैं बेटा। अब तुमको फंक्शन पता करना तो आ गया कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन की जेन्युइन डेफिनेशन पे चलते हैं। तो बेटा इस बात को समझो, फंक्शन इट्स लाइक अ मशीन। फंक्शन इज लाइक अ मशीन, जो कि सर्टेन इनपुट के करस्पॉन्डिंग, एक प्रॉपर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करती है, ठीक है। तो प्रॉपर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करेगी मशीन, ठीक है। और बेटा इनपुट जो है मशीन, फंक्शन क्या कहलाता है, एक मशीन की तरह होता है जो कि एक सर्टेन इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक सर्टेन आउटपुट देती है। अब प्रॉपर इनपुट का क्या मतलब है बेटा, मशीन जो होती है वो डिसाइड करेगी कौन सा इनपुट एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा इनपुट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इनर मैकेनिज्म ऑफ अ मशीन। तो प्रॉपर इनपुट की अगर बात की जाए तो प्रॉपर इनपुट को फंक्शन के लिए डोमेन का नाम दिया गया है, यानी कि जो मशीन डिसाइड करेगी कि कौन सा इनपुट एक्सेप्टेबल होगा कौन सा नहीं, तो उसको प्रॉपर इनपुट को बोलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। और प्रॉपर इनपुट के करस्पॉन्डिंग अगर सारे के सारे प्रॉपर इनपुट आपने इसमें रिप्लेस करा दिए तो उनके करस्पॉन्डिंग जनरेट होने वाले 2 तरीके के आउटपुट होते हैं। एक तो टोटल आउटपुट को बेटा पॉसिबल आउटपुट भी बोला जाता है, या फिर पॉसिबल आउटपुट, टोटल आउटपुट या फिर पॉसिबल आउटपुट। और दूसरे तरीके का आउटपुट को बोलते हैं एक्चुअल आउटपुट। इसमें बड़ा डिफरेंस बच्चों को दिक्कत होती है, देखना एक सेकंड। प्रॉपर आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट और टोटल आउटपुट, देखो इसमें बात समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास में डोमेन है, डोमेन में काफ़ी सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, काफ़ी सारे इनपुट के नंबर्स हैं, वो सारे नंबर अगर तुम मशीन में पुट करा के आउटपुट निकाल लेते हो तो उसको तो कहा जाएगा टोटल आउटपुट आपने निकाल लिया है। लेकिन मशीन का ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर पाए तुम, यानी कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से पीछे ही रहे उसको यूज़ करने में, तो तुम एक्चुअल आउटपुट की बात करोगे। इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो आप एक जूसर मशीन लेके आते हो, ठीक है। एक जूसर मशीन अगर आप लेके आते हो तो उसमें क्या है, आपने फ्रूट्स डाले काफ़ी सारे, लेकिन तुम सोचो कि आपने कुछ फ्रूट्स, जैसे कि वो तो किसी भी तरीके के फ्रूट का जूस निकालने के लिए बनी हुई है मशीन, लेकिन उसमें आप सारे फ्रूट्स तो डालते नहीं हो, कुछ लिमिटेड फ्रूट्स का ही जूस आप पीते हो। तो आपने क्या किया है कि मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज़ नहीं किया, उससे कम में ही आप अपना काम चला रहे हो। जैसे मान लो आप बाइक लेके आते हो, तो जब आप बाइक लेके आते हो तो उसकी मैक्सिमम स्पीड पे ही थोड़ी ना चलाते हैं उसे हमेशा। इवन मैक्सिमम स्पीड पे तो हम कभी भी नहीं चलाते, उसमें मैक्सिमम स्पीड जितनी होती है तो उससे कम पे ही रहते हैं हम सिटी में जो यूज़ करते हैं बाइक्स वगैरह को। तो वो एक्चुअल आउटपुट है आपका मशीन का, जितना आप उसे यूज़ कर पा रहे हो। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी जो है आउटपुट देने की, वो ये होती है। तो टोटल आउटपुट तो ये हैं, एक्चुअल आउटपुट जो यूज़ में आ रहे हैं आपके। तो टोटल आउटपुट किसी भी मशीन के लिए कहलाता है कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन।
ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट को बोला जाता है रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये देख लेना बेटा। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट तरीके से। आप मोबाइल लेके आते हो, मोबाइल परचेस करते हो किसी कंपनी से, तो बेटा उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी है उसमें कितने ऐप्स इंस्टॉल हो सकते हैं, ठीक है, या कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर इंस्टॉल हो सकती हैं, वो आप उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज़ नहीं करते हैं हम लिमिटेड ही यूज़ करते हैं जितना हमारा काम चल जाए। उसमें 4, 5, 10, 15 ऐप डाल लिए, अपना काम चला रहे उससे। लेकिन उस कंपनी ने जो बनाया है वो एक्चुअल टोटल आउटपुट कितने दे सकता है, वो उस कैपेसिटी से तो हम यूज़ ही नहीं करते ना। इसलिए हमेशा जो कोडोमेन होता है किसी फंक्शन का, टोटल आउटपुट देने वाली चीज़, वो रेंज से हमेशा बड़ा होता है। हम रेंज जो एक्चुअली यूज़ करते हैं मशीन को, वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से कम ही यूज़ कर पाते हैं। तो इस वजह से इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है, और हमेशा कोडोमेन किसी भी फंक्शन का बड़ा या इक्वल आएगा किसके, रेंज के, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रेंज ऑफ अ फंक्शन कोडोमेन से बड़ा हो जाए। और डोमेन के बारे में आपको बता ही दिया, डोमेन होता है प्रॉपर इनपुट किसी मशीन के लिए, ठीक है। और मशीन क्या है, हमारा फंक्शन, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और बेटा वो 2 पॉइंट्स तो आपको याद रखनी है, फॉर अ सिंगल इनपुट देयर इज सिंगल आउटपुट, और फॉर मोर देन 1 इनपुट देयर कुड बी अ सिंगल आउटपुट, ठीक है। ये 2 बातें तो आपको ध्यान रखनी है। देख लो इसे एक बार। अब बेटा हम चलते हैं इसमें, फंक्शन के बारे में आपको पता चल गया, फंक्शन कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा ये आपको पता चल गया। फंक्शन एक मशीन होता है, प्रॉपर इनपुट के करस्पॉन्डिंग प्रॉपर आउटपुट और रेंज वगैरह देता है, ठीक है। अब कुछ सिंपल सी बातें हैं, ये समझ लेना कि अगर फॉर अ सिंगल इनपुट देयर इज सिंगल आउटपुट, मैं कंडीशन बेसिस पे फॉर अ सिंगल इनपुट there is single and unique output known as 1-1 function। स्पेसिफिक नाम होता है बेटा इसका, है ना। दूसरी चीज देख लो, for more than 1 input, there is single and unique output known as many one function। बेटा डेफिनेशन तो आप लोगों को जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो, बाकी जब हम उसको पढ़ेंगे ना, जब एग्जाम्पल वगैरह दूंगा आपको, तब समझ में आएंगी चीज़ें। ध्यान से समझो, फॉर अ सिंगल इनपुट देयर इज अ सिंगल आउटपुट एंड यूनिक, यानी कि आपने जो भी इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट आ रहा है वो यूनिक होना चाहिए, और किसी इनपुट पर वो आउटपुट नहीं आना चाहिए। उस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं 1-1 फंक्शन। क्या बोलते हैं उस तरीके के फंक्शन को? 1-1 फंक्शन की कैटेगरी में डाला जाता है। और फॉर मोर देन 1 इनपुट देयर इज सिंगल आउटपुट एंड यूनिक, यानी कि आपने 2 इनपुट दिए, 2 डिफरेंट इनपुट देने पर अगर सिंगल आउटपुट आ रहा है
तो उसकी कंडीशन नोन एज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? मैनी इनपुट कनेक्टेड विद द सिंगल आउटपुट। अभी मैं एग्जांपल देके समझा दूंगा, पहले ये दोनों बातें समझ लो। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में ये आपकी बातें निकल कर आती हैं वन वन और मैनी वन फंक्शन से रिगार्डिंग, ठीक है। बेटा वन वन और मैनी वन फंक्शन को एक बार थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास में लिखा हुआ है y बराबर लिखा है x, ठीक है, ये सिंपल है, और ये मान लो y बराबर लिखा है x स्क्वायर। तो तुम चेक करो x की कोई भी वैल्यू आप रखो यहाँ पर, उसके करस्पॉन्डिंग आपको यूनिक y मिलेगा। जैसे मान लो x की वैल्यू 3x ले लो, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो x की वैल्यू आप डिफरेंट रखना शुरू करो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो डिफरेंट x पर सेम y आ जाए, हर बार y चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0। x की वैल्यू 1 रखने पर y कितना मिल रहा है? 3। x की वैल्यू -1 रखने पर y कितना मिल रहा है? -3। x की वैल्यू 2 रखने पर y कितना मिल रहा है? 6। x की वैल्यू -2 रखने पर y कितना मिल रहा है? -6। तो तुम देख रहे हो सिंगल इनपुट के करस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट जनरेट हो रहा है। यूनिक का मतलब क्या होता है कि और कोई x की वैल्यू नहीं है जिस पर दोबारा से, जैसे मान लो x की वैल्यू 1 पर 3 जनरेट हो चुका है, अब 1 के अलावा कभी भी 3 नहीं आएगा। 1 रखोगे तभी 3 आएगा और किसी इनपुट पर 3 नहीं आएगा, डिफरेंट आउटपुट आएंगे। तो सिंगल इनपुट पर अगर यूनिक आउटपुट जनरेट होते चले जाएं तो इस तरीके के फंक्शन का स्पेसिफिक नाम होता है वन वन फंक्शन। और भी डिटेल में अभी पढ़ेंगे बेटा, अभी तो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पर चेक करने की कोशिश करो आप। तो देखो आप पाओगे जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना मिलेगा? y 0। जब x की वैल्यू 1 रखोगे तब y कितना मिला? 1। फिर x की वैल्यू -1 रखोगे तो भी y कितना मिलेगा? 1। समझ में आ गई? दो डिफरेंट इनपुट दिया आपने, आउटपुट सेम आ गया, ठीक है। तो मैनी इनपुट कनेक्टेड विद द सिंगल आउटपुट, ठीक है। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 रखा तो y कितना आया? 4 आ गया। इसको ढंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। x बराबर 2 रखा तो कितना आ गया? 4 आ गया। x बराबर -2 रखो तो अभी कितना आएगा? 4 आएगा। तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैनी इनपुट यानी कि एक से ज़्यादा इनपुट ऐसे हैं जिनके करस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट आ रहा है। और मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई थी कि ये फंक्शन में हो सकता है। फंक्शन में क्या नहीं होता है कि एक सिंगल इनपुट देने पर दो डिफरेंट आउटपुट नहीं आने चाहिए, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो ये फंक्शन की कैटेगरी में आता है। ये हम लोग प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं, यानी सिंगल इनपुट पर दो डिफरेंट आउटपुट नहीं आ सकते, लेकिन 3 या 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट सिंगल आउटपुट आ सकता है, सिंगल और यूनिक। तो तुम तो समझो यहाँ पर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, ये भी फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। इस फंक्शन का नाम होगा वन वन फंक्शन और इस फंक्शन का नाम होगा मैनी वन फंक्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में अभी तक के लिए बात यहीं रोकते हैं अपनी। बाकी इसमें आप तुम मान के मेरी बात से चलना कि अभी ये बहुत ज़्यादा इसमें बेसिक चीज़ें मैंने पॉइंट्स में केवल आप लोगों को कराई हैं। बाकी इसको डिटेल में क्लासिफिकेशन फंक्शन का हम पढ़ेंगे और वन वन मैनी वन और इनटू ऑन टू फंक्शन के बारे में जानेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अभी तक आपका क्या काम है कि फंक्शन रिलेशन से कैसे अलग होता है वो पहले समझो कि फंक्शन रिलेशन से कैसे अलग होता है। दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लिंक इस्टेब्लिश किया आपने किसी डेफिनेशन के हिसाब से, तो ध्यान से समझ लेना इस बात को कि सिंगल इनपुट के करस्पॉन्डिंग सिंगल आउटपुट आना चाहिए काउंटिंग वाइज, ना ही एक से ज़्यादा ना ही एक से कम। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फॉर
मोर देन वन इनपुट देयर कुड बी अ सिंगल आउटपुट, तो वो फंक्शन की कैटेगरी में वो रिलेशन आ जाता है, ठीक है। फिर फंक्शन के बारे में बताया, फंक्शन एक मशीन होता है बेटा, सर्टेन इनपुट यानी प्रॉपर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करता है। अगर आपने सारे ही इनपुट उसके अंदर रख दिए, जितनी पॉसिबल इनपुट थे प्रॉपर, तो उसके करस्पॉन्डिंग टोटल आउटपुट जनरेट हो जाते हैं। लेकिन मान लो आपने केवल उसका लिमिटेड यूज़ किया उस मशीन का, तो वो क्या होगा, उसका रेंज कहलाएगा। मतलब आपने पूरा उसको मैक्सिमाइज यूज़ नहीं किया, लिमिटेड यूज़ ही किया। जब ऐसे हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं या कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, हम उसको एटमोस्ट कैपेसिटी पे यूज़ नहीं कर पाते ना। बाइक है, हम कितनी स्पीड पर चलाते हैं, जितनी कंपनी स्पीड उसमें देती है उतनी स्पीड तो नहीं चलाते, उससे कम ही स्पीड पर रहते हैं। तो एक्चुअल आउटपुट और पॉसिबल आउटपुट, यानी कोई मशीन पॉसिबली कितना ऊपर जा सकती है और हम एक्चुअल में कितना यूज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअल में जो आउटपुट निकल कर आता है मशीन से, उसको तो बोला जाता है रेंज ऑफ अ फंक्शन। और जितनी टोटल कैपेसिटी थी उस मशीन को, उसको बोलते हैं कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो हमेशा ध्यान रखो कि कोडोमेन जो है वो सुपर सेट होगा किसका, रेंज का। रेंज का सुपर सेट होता है ये, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कोडोमेन में एलिमेंट्स हमेशा रेंज से ज़्यादा होंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी ये हो सकती है कि आपने पूरा यूज़ कर लिया मशीन को, तो रेंज क्या हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रेंज में जो एलिमेंट है वो कोडोमेन से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि रेंज के एलिमेंट्स आते कहाँ से हैं, कोडोमेन से ही निकल के आ रहे हैं। टोटल आ सकते हैं किसी बॉक्स में, मान लो टोटल इक्विपमेंट है 11 इक्विपमेंट है, तो आप या तो टोटल 11 निकाल सकते हो या 8 निकाल सकते हो, 7 निकाल सकते हो। लेकिन आप ऐसा थोड़ी ना उसमें से 15 एलिमेंट्स निकाल सकते हो, 15 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन ग्रेटर देन होती है रेंज ऑफ अ फंक्शन से, ठीक है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को एक जर्नल से ये बताया कि अगर सबसे पहले आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया है कि ये फंक्शन की कैटेगरी में आ रहा है, तो दो चीज़ें इसमें समझनी है आपको कि सिंगल इनपुट के करस्पॉन्डिंग सिंगल और यूनिक आउटपुट अगर जनरेट होता चला जाए तो उसको तो बोला जाता है 1-1 फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। यानी कि एक से ज़्यादा कोई इनपुट ऐसा नहीं है जिस पर सेम आउटपुट आ जाए। जैसे मान लो x बराबर -1 पर -3 आ गया, अब -1 के अलावा कोई x की ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर दोबारा -3 आ जाए, तो यूनिक हो गया ना ये। तो सिंगल इनपुट के करस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट जनरेट होने वाली मशीन को बोलते हैं 1-1 फंक्शन, यानी 1-1 मशीन। और अगर मोर देन वन इनपुट, मान लो आपने दो डिफरेंट इनपुट दिए और सेम आउटपुट आ गया, जैसे x की वैल्यू 1 पर भी 1 आता है, x की वैल्यू -1 पर भी 1 आ गया, x की वैल्यू 2 पर भी 4 आ रहा है, x की वैल्यू -2 पर भी 4 आ रहा है। तो मोर देन वन इनपुट अगर सिंगल आउटपुट से कनेक्ट हो जाते हैं तो दैट टाइप ऑफ अ फंक्शन नोन एज मैनी वन फंक्शन, इसको मैनी वन की कैटेगरी में डाला जाएगा। लेकिन ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। वो क्यों है, वो कारण समझ लो कि एक इनपुट पर दो डिफरेंट आउटपुट नहीं आ सकते, ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन एक से ज़्यादा डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट आ सकता है, ये फंक्शन की कैटेगरी में, और यही मैनी वन में कन्वर्ट होता है कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं इसमें मेरे भाई। उसके बाद कल जो हम पढ़ेंगे उसमें हमारा रहेगा 1-1 और 1-1 फंक्शन मैनी वन हो गया, इनटू ऑन-टू फंक्शन, और फिर क्लासिफिकेशन फंक्शन, फिर ग्राफ्स में हम लोग एंट्री ले जाएंगे। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से समझना कि इसमें बेटा आपको धीरे धीरे चलना है। मैं भी धीरे धीरे चलूँगा, आप भी धीरे धीरे चलो। केवल फंक्शन चैप्टर आपको ठीक ठाक तरीके से करना है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे प्रॉपर तरीके से, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आज भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो परेशान मत होना, मैं एक एक चीज़ को बहुत आसानी से धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। एक्चुअल में तुम लोग अगर सामने होते तो एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा अलग होता है, और थोड़ा वीडियो और कैमरे में एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब पूरा कवर अप हो जाए फिर आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा इससे रिलेटेड, ठीक है। और क्वेश्चंस फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।